आप सभी छात्रों का हमारे फ्लैशर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या करेंगे, बनाएंगे। इस लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा क्या है, सोशल साइंस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अब इसमें देखिए कि इसका जो पहले वीडियो बनाया गया तो उसमें 41 नंबर क्वेश्चन तक आपको क्या किया गया था, बता दिया गया था। इसका नाम होने वाला है PART पार्ट टू। क्या होने वाला है, पार्ट टू। आइए क्वेश्चन को शुरू किया जाए पहला। और ये आज अभी 9 बजे तक आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड मिलेगा। है वन्य जीवों के हार्ट में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इसको लिख रहे हैं, जो BM लिख रहे हैं, उसको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड मॉडल है तो आपको पूछेगा ही, तो पूछेगा किसी भी हाल में पूछेगा। और दूसरी बात कि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव का जितना भी रिवीजन कर रहे हैं, कॉपी पर मार रहे हैं, तो कमेंट में बता दे कि इतना मुझे इतना क्या हुआ है, सही हुआ है, इतना सही किए हुए उत्तर। बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीवों को हास्य में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरणों, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव द्वारा वन्य जीवों एवं वनों का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावे वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन्य एवं वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। और वीडियो प्रॉपर ना डालने का रीज़न है कि लगन का सीजन शुरू हो गया, जिसके कारण से हम वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहे, क्योंकि बनाते बनाते समय उसमें रिकॉर्डिंग आ जा रहा है गीत का, म्यूजिक का, ये दिक्कत हो जाएगी। भाखड़ा नंगला परियोजना का क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है, क्यों उसको जो शुरू किया गया था, किसी न किसी उद्देश्य से शुरू किया, उसका क्या है, तो यह आंसर होगा। यह विश्व के सर्वोच्च बांध में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाला में और एक कोटोला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोमीटर विद्युत उत्पादन करता है। 7 लाख किलोमीटर का विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तेजी से क्या कर सकता है, बढ़ोतरी ला सकता है। इसके बाद है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। और आपको फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा परिवर्तन, उसका भी लघु उत्तरीय आज नहीं तो कल यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आंसर हुआ ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिससे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है। इसके बाद है 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम यहाँ पर हुआ गिद्ध, गिर सिंह, भूषण बागुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर, कछ, कछुआ लाल पंडा, भारतीय कुरंग, सारंग, सफेद सारस और कृष्णा सारस। ये है 10 गो पशुओं पक्षियों का नाम जो कि विलुप्त हो रहे हैं। इसके बाद चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में, 4% उपनी उपयोगी रासायनिक उद्योग में से 4% योग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। इसके बाद परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ये विभिन्न खनिजों से प्राप्त होते हैं, जिसे इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट आदि आणविक खनिज प्रमुख है। इसके बाद अगला है कैंसर रोग के उपचार से वन का क्या योगदान है। वन का क्या योगदान है। हिमालय, यहाँ पर हिमालय मिस्टेक पॉइंट में, हिमालय जो एक चिड़ प्रकार की एक सदाबहार वृक्ष है की पत्तियां नियोछालों और
जड़ों के टैक्सोन नामक रसायन पदार्थ होता है। इस टैक्सोन रसायन के निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें जंगल से भी क्या होता है, वो फायदा होता है इलाज यानी कि कैंसर के लिए। इसके बाद जल विद्युत उत्पन्न में कौन कौन से मुख्य कारक है। मतलब लगातार बढ़ती हुई जलधारा, नदी मार्ग नदी मार्ग नदी मार्ग में तीव्र ढाल, जल की धारा में तेज कैसे गति। इसके बाद प्राकृतिक जल प्राप्त प्रपात, सघन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के संसाधन, प्राविधिक ज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोत का अभाव। 50 नंबर, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। थोड़ा मतलब नहीं है, बुखार और खांसी की वजह से वीडियो में थोड़ा दिक्कत है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इन परियोजनाओं से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पन्न के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाला बिछ गया है। इसके बाद अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय पहले जानते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछली, पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीक क्या है, संसाधन जिसमें मनुष्य का क्या हो, वो कोई योगदान न हो, महत्वपूर्ण भूमिका न हो। इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, इसके अंतर्गत वे सभी संसाधनों को रखा गया है जो धात्विक हो या अधात्विक एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जा नहीं संभव है। अतः एक बार इनके भंडारण समाप्त हो जाने पर कठिनाइयाँ होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लो एश, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो धरती पर मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, चाहे कुछ क्या होगा और धीरे धीरे क्या हो, समाप्त के कगार पर जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो, उसका खतरा में आए, वो समझिए कि अनवीकरणीय संसाधन। और जो कभी समाप्त के न हो, वह क्या है, नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है। वन महोत्सव वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रतिवर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। गोष्ठियाँ होती है, इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाघ परियोजना, यहाँ से दूसरा शुरू हुआ, बाघ परियोजना ये वाला। बाघ परियोजना जैसे महत्वपूर्ण वन्य जीव की सुरक्षा में वृद्धि के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभयारण्य जैसे उत्तराखंड में काबोट, झारखंड में बेताल, मध्य प्रदेश में कन्हा, उड़ीसा में नालंदा अभयारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगी, अच्छा परिणाम मिलने लगा है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटो व लाइट सेलों पर पड़ती है, तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, जिसे
सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा संसाधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। इसके बाद भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचरे को प्राय नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक और कीटनाशक के जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल प्रदूषण हो जाता है। 55 भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में जान लेते हैं इस बारे में। इसमें पंख की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक होता है या जल अधिक सोखता है। बलुई मिट्टी क्या होता है? जो बालू होता है वो पानी को क्या करता है? ज्यादा सोखता है। चिकनी मिट्टी, इसमें पंख का प्रतिशत अधिक होता है। यह मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है? सूखने पर कड़ी हो जाती है। इसके बाद है दोमट मिट्टी। इसमें बाल और पंख की मात्रा बराबर होती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है। गंगा के मैदान में सामान्यतः यही मिट्टी पाई जाती है। कौन? दोमट मिट्टी। इसके बाद 56 मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय देंगे। 1973 में बम्बई, जो अब मुंबई के निकट अरब सागर में सागर तल का वेधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र बम्बई बम्बई या मुंबई लिखा है, बम्बई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दायरी दायरे पर है। दायरा पर है। यहाँ सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा 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 मिलती है। यह महाराष्ट्र का एक मात्र तेल उत्पादन केंद्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है। कब से शुरू हुआ था? 1974। इसके बाद नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल करना। इसमें इनमें बाढ़ों का नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, उद्योगों, गांव और नगरों के जल विद्युत उत्पादन, अंततः स्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधा जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य के विकास शामिल। 58 अभ्यारण्य क्या है? किन्हीं किन्हीं दो के नाम लिखें और उनकी स्थिति बताएं। वन्य प्राणियों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें भविष्य से लुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। उन्हीं में से एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया है, जिसमें समस्त पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पशु को मारना, शिकार करना या पकड़ना वर्जित है। भारतवर्ष में कुल 513 अभ्यारण्य स्थापित है। इसमें असम राज्य का कांजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब देखा गया कि धरती पे से सभी जानवर धीरे धीरे क्या हो रहे? विलुप्त हो रहे। उनके जीवन को क्या है? खतरा है। शिकारी उन्हें मार के क्या जा रहे? क्या कर जा रहे? खा जा रहे। तो उन्हें क्या अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया और भारत में कुल 513 अभ्यारण्य स्थापित है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी गई? पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला रंग का दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह क्यों कहा गया है? कि पृथ्वी पर 71% क्या है बाबू? पानी है। इसके बाद
वन विनाश के दो मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन विनाश के दो मुख्य कारक, पहले बढ़ती हुई जनसंख्या। अब मान के चलिए कि ये आपका था 10 कट्ठा, 10 काठा क्या था, जमीन पे। भाई कितने हो गए आपके, मान के चलिए कि 5 भाई हो गए। कितने भाई, 5 भाई। तो पांचों भाई लेंगे तो 2 × 5 = 10, 1 2 3, 1 2 3 4, और ये कितना हुआ, 5 गो हिस्सा हुआ। पांचों भाई ये क्या करे, जमीन को ले लिए। तो 2 2 कट्ठा लिए, तो 2 2 कट्ठा लिए, तो इनको कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधे थे। अब उस पेड़ पौधे को क्या करना पड़ा बबुआ, कटना पड़ा। क्या करना पड़ा, कटना पड़ा। अब देखिए इसके कारण जलवान, फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ी के लिए वनों का विनाश हो रहा है। इसके बाद आवासीय क्षेत्रों का प्रसार। आवास का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि लोग अब जंगल के क्षेत्र में आवासों का विस्तार कर रहे हैं, कि जंगल में भी जाकर क्या कर रहे, रह रहे। इधर अब रहने का जो है ना, क्या बोल रहे, जो जमीन है वो क्या हो जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। जिसके कारण से लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों में जाकर रह रहे हैं। इसके बाद किन्हीं 4 पेड़ कारखानों का स्थान निर्देशित कीजिए। भारत में स्थित 4 पेड़ कारखाने, पहले डिगबोई, तारापुर, बरौनी, हल्दिया। ये क्या है, तेल शोधक क्या है, कारखाने। इसके बाद देखो, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पर उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियों विकसित कर की जाती है। इसके बाद वनों के हाट के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, चाहे लिखिए चाहे बताइए। वनों का हार्स, यानी कि हार्स में कामी कामी कितने कारण बबुआ, 4 कारण क्या करना है, बताना है। पहला इधर से, पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका 2 तिहाई भाग ही बचा है। वन हाट के कई कारण देखने को मिलते हैं, जैसे पश्चिम में भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बचे वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण। इस पर पहाड़ी क्षेत्र में शुष्क खेती के लिए बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहा है, कटा जाता है। वनों में संभवतः आग लगने से भी बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। इसके बाद है ऐसा, 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें और उनकी विशेषता बताएं। सौर ऊर्जा संसाधन के 2 वर्गों में बांटा जाता है, पहले परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत को जानते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक की तथा विद्युत। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार सम, सीमित है। क्या है, सीमित है, समाप्त हो सकते एक समय पर। समाप्त होने वाले शक्ति के साथ संसाधन है और अनवीकरणीय है। दलित का उपयोग विवेकतापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरी और गैर परंपरागत, यहाँ पर परंपरागत पढ़ रहे थे, गैर परंपरागत क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वर्ड का, ठीक ना। गैर परमाणु ऊर्जा के स्रोत रहे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जबरी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत रहे और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग में किया जा सकता है। ठीक, ये परंपरागत ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा में हमें एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया, नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायो गैस।
यहाँ पर लिखा गया है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? विकास की ऐसी परियोजना जिनमें विकास की कई उपदेशों के साथ साथ पूर्ति हो सके बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया। इस परियोजना में कई उद्देश्य हैं जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग को जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। इसके बाद भूसरण क्षेत्र की भूसरण क्षेत्र भूसरण के क्षेत्र लिखे। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौन जिले में तमिलनाडु के दक्षिणी और उत्तरी आकट कन्याकुमारी, तिरुनाचरी, तिरु- तिरुचिरापल्ली, चिंगलपड़ी, सलेम और कोयम्बटूर कोयम्बटूर जिले में भू संरक्षण क्षेत्र अधिक है। यहाँ पर लिखा है कोयम्बटूर, क्या लिखा हुआ है? कोयम्बटूर। इसके बाद रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? ये क्लास मुझे लग रहा है कि एक में शायद है रेड डाटा बुक। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखाई भारत की दो संस्थाएं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन संसाधन ने मिलाकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इन सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई थी जिन्हें ग्रीन बुक कहा जाता है। रेड डाटा पुस्तक में भी हम लोग विलुप्त जो हो रहा है उनको क्या करते हैं, लिखते हैं। विलुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त वन्य जीवों या पौधों की जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए 70 नंबर। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। भारतीय भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध रहा है। पौराणिक ग्रंथों, कर्मकांडों में वनों और वन्य प्राणियों का काफी महत्व दिया गया। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधे की प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाज में वनों की महत्ता को ही बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर आलेखों ने भी प्राकृतिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन एवं वन्य प्राणियों से प्रेम की बातें पाई जाती है। इसके बाद है वन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। जिन क्षेत्रों से वन काटे गए हैं पुनः वृक्ष रोपण किया जाए। जिन क्षेत्रों से पेड़ काट लिए हैं दोबारा लगाया जाए। वन क्षेत्रों का विकास किया जाए अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगा जाए। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं उस क्षेत्र में क्या लगाया जाए? पेड़ पौधे को। इसके बाद है वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति हो और नियम का ही सही ढंग से पालन किया जाए। इसके बाद वृक्षों को लगाने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए संतुलित बनाए रखने के में लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी देश से कम सफल 33.3% भाग पर वनों का विस्तार होना आवश्यक है। अगर वन को हटा दीजिए धरती पर तो बहुत वन कम हो जाएगा। इतना समझिए कि आपको मालूम होगा फिलहाल दिल्ली में क्या वायु बहुत प्रदूषण हो चुकी है। और जैसे कि अभी है कि सोचा जा रहा है कि वहाँ से जो है ना, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। वहाँ से सोचा जा रहा है बदलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतना ना प्रदूषण ही हो चुका है बाबू, कुछ कहने लायक नहीं। सिटी में हम लोग तो देहात में है तो उतना कोई दिक्कत
नहीं, हम लोग रूरल में आते हैं, अर्बन में नहीं आते, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जिसका उतना दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग भी अपना तरफ से पेड़ बहुत ज़्यादा काट देंगे, हम लोग भी स्वच्छ नहीं रहेंगे। इसके बाद जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय क्या है, क्या हो सकता है, उसको क्या करें, लिखें। उत्तर हो गया आपका, जल सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, आवश्यक संसाधन है। इसके प्रदूषण होने से सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है, चाहे वो मछलियों को पानी में जो रहती है और चाहे इंसानों को, सभी का हो सकता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कारगर उपाय किए जा सकते हैं। बड़े बड़े नगरों में कूड़े करकट मल आदि को निकट के बहने वाले नदियों तालाब झीलों या अन्य जलाशयों में न गिराया जाए। कल कारखानों के अपशिष्ट मैंने खराब रासायनिक पदार्थ जलाशयों में न गिराया जाए। तालाबों में कीटनाशक दवाई न छिड़की जाए। अणु परीक्षण, परमाणु बम विस्फोट आदि रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से जल भी प्रदूषण होता है। अब नहीं है, लास्ट क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, प्राथमिक प्राथमिक ऊर्जा, गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा समझिए, इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोत को शामिल किया गया। गौण ऊर्जा, इसके अंतर्गत ऐसे स्रोत को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारा वो किसका बाबू, क्लास 10 का सोशल साइंस सामाजिक में भारत संसाधन एवं उपयोग लघुत्तरीय प्रश्न। और ये जो वीडियो को वो कौन सा हुआ, पार्ट हमारा 2 हुआ। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, अगर नहीं देखे तो लिख लीजिए। और इसकी बात रही ऑब्जेक्टिव का, तो जितना ऑब्जेक्टिव मान के चलिए 30 ऑब्जेक्टिव हम आपको कराए, तो आप ऐसे लिखिए कि 10 में मान के चलिए कि 25 नंबर आए, तो 25 में 30 नंबर, सॉरी 25 नंबर सर मुझे सही हुआ था, चाहे 30/30 हमारा क्या हुआ था, नंबर सही आया था। आज कमेंट कीजिएगा तो ताकि हम देखेंगे। तो हाँ, जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, बहुत से वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कमेंट क्या करें, बहुत कम कर रहे, व्यूज आ रहा है, वाचिंग टाइम आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, कमेंट नहीं करें। कमेंट करिए, अवश्य जरूर कमेंट कीजिए। हो सकता है तो फिजिक्स का लघुत्तरीय प्रश्न आज ही मिल जाए, या तो कल मेरे यूट्यूब पर सुबह चैनल में देख लीजिएगा। इसको अभी 9 बजे रात तक में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी 7:30 हो रहा है, 9 बजे तक ये वीडियो क्या होगा बाबू, अपलोड हो जाएगा।